स्मार्ट मीटर के बिना बिजली मिलना मुश्किल नामुमकिन है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? इलेक्शंस में पहले एक बात, इलेक्शंस के बाद दूसरी बात, क्या लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने? बहुत सारे ऐसे लोग जो डिज़र्व करते हैं बीपीएल, बदकिस्मती से उनको बीपीएल नहीं है सर और बहुत सारे ऐसे लोग जो बीपीएल डिज़र्व नहीं करते उनको बीपीएल है। इसको रेशनलाइज करने की ज़रूरत है, इसको इन डेप्थ जानने की ज़रूरत है, मामले की एक संजीदा तहकीकात करने की ज़रूरत है। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने बताया। सर पीडीपी ने एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया है कि शराब पे पाबंदी आयद होनी चाहिए, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बिल को लेकर अपनी पॉजिटिविटी शो करेगी सर? ये आप मुझसे इस वक्त क्यों पूछते हैं? जब ये बिल टेबल हो जाती है, जब मैं इस बिल पे टेबल जब हो जाएगी बात करूंगा, तो उससे पहले ही मैं आपको बता दूं कि मुझे क्या बात है। लेकिन बिजली का बिल लोगों पे काफ़ी ज़्यादा है सर, जो लोग कल तक 500 दे रहे थे आज वो 800 पे कर रहे हैं, 800 वाले 1200 1300। हमारी हुकूमत में जब से उमर साहब की हुकूमत आई है, इसमें बिजली फीस में कोई इजाफा नहीं हुआ है। पहले के बिल्स में जो पहले ये जितनी भी बिजली में इजाफा हुआ है ये 2019 से पहले का है। 2018 जब 2018 के बाद जब यहाँ गवर्नर राज नाफिज हुआ तो वहाँ से एक फेज मैनर में इन्होंने बिजली फीस में इजाफा किया। मैं लानत भेजता हूँ शराब पर, मैं लानत भेजता हूँ सिगरेट पर, मैं लानत भेजता हूँ ड्रग्स पर। ये किसी भी माशरे के अंदर लोगों का खून चूसती है। कि आपका इख्तियार ये था कि मुल्क की पार्लियामेंट कोई कानून बनाकर आप पर नाफिज नहीं कर सकती थी जब तक आपकी मर्जी शामिल ना होती। आज आप कोई कानून नहीं बना सकते, मनी एक पैसे का भी अगर आप लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं तो आपने परमिशन लेनी है एलजी साहब से। तो यहाँ की बिजली फीस आपको फिर भी सस्ती ही दिखाई। सर कहाँ सस्ती है सर? सर मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ। आप कह रहे हैं बिजली फीस जो है वो सस्ती है। सर जो गरीब कल तक 500 रुपये बिल की बात नहीं, अब वो आज 800 2100 2200 रुपये बिजली का बिल है सर। कहा कि इसमें मिलती नहीं है। नहीं बिजली है कई सारे फार फ्लंग एरियो में नहीं है सर, कुपवाड़ा में नहीं है, नहीं बारामूला के अंदर भी आपके आप वहाँ से भी फोन कॉल्स आई हैं। बिल्कुल गलत, सारी रफ्तारी का टाइम कई सारी जगहों पे नहीं है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट आप वापस ले लें, टोटली गलत और बेसलेस है। बारिश की वजह से और बर्फ की वजह से कई इलाकों में बिजली डिसरप्ट हुई और ये डिसरप्शन सिर्फ यहाँ नहीं होती है, यूरोप में भी होती है। और जब बर्फ पड़ती है या बारिश पड़ती है उससे इस तरह के मामलात का होना एक फितरी अमल है। इसमें कोई ज़्यादा इसको कोई सियासी मसला बनाने की और कोई उतनी बड़ी खबर नहीं बनती। जब बिजली जाती है तो मेरी भी जाती है, आपकी भी जाती है, सबकी जाती है। इसलिए जाती है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह के मामलात एफर्ट नहीं कर सकता है कुदरत के मुकाबले में खड़ा होने के। 13 जुलाई शहीदों का दिन नहीं, महाराजा के विरोधियों का दिन है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आज असेंबली में कहा और जिसके बाद हंगामा भी हुआ। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जावेद बेग साहब हमारे साथ हैं। बेग साहब, बीजेपी के लोग नहीं मानते हैं 13 जुलाई शहीदों का दिन है, वो उन 22 शहदा को नहीं मानते हैं, वो कह रहे हैं कि वो महाराजा के विरोधी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या रिएक्शन है इस पर? हमने अपना रिएक्शन अंदर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस रखा है। देखें, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो महाराजा के विरोधी थे, उन्होंने ये कहा कि वो ट्रेटर थे, गद्दार थे। इसमें और उसमें बहुत फ़र्क है। बहुत सारे ऐसे मामलात होंगे जहां सियासी जमातें एक दूसरे के लोगों को उस नज़र से नहीं देखती होंगी जिस तरह वो खुद देखते हैं। मिसाल के तौर पर जो बीजेपी के हीरोज़ होंगे या आरएसएस के हीरोज़ होंगे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हीरोज़ नहीं हो सकते और जो हमारे हीरोज़ हैं वो उनके हीरोज़ नहीं हो सकते। लेकिन इखलाकियात की जहाँ तक ज़िम्मेदारियाँ हैं, इखलाकी ज़िम्मेदारियाँ, वहाँ अगर हम एक दूसरे के बुज़ुर्गों को या एक दूसरे के जो ये लीडर्स हैं या हीरोज़ हैं, अगर हम इनको इज़्ज़त नहीं दे सकते, लेकिन किसी फ़र्द को या किसी सियासी जमात को ये इख्तियार हासिल नहीं होता कि वो दूसरे के हीरोज़ को ट्रेटर कहे, गद्दार कहे। जब वो गद्दार कहेंगे तो फिर रिएक्शन तो होगी। अगर वो हमारे उन लोगों को जिन्होंने जम्मू कश्मीर की तक़द्दुस के लिए, उसकी जमहूरियत के लिए, शख्सी राज के ख़ात्मे के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ी और अपनी जान निछावर कर दी हमारी नस्लों की आज़ादी के लिए, अगर हम उनकी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो फिर क्या करने के लिए हम यहाँ आए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आइंदा जब वो इस तरह के मामलात पे लब कुशाई करेंगे तो इखलाकी दायरे मलहूज़ नज़र रखेंगे। सर एक बड़ा अहम तरीन सवाल है कि 140 दिन के आसपास वक्त हो चुका है सरकार को बने हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जो वादे किए हैं सर, कितने उन वादों में से वादे पूरे किए हैं?
200 यूनिट, 12 गैस सिलेंडर, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन लोगों के लिए पेंशन, EW के लिए कुछ भी नहीं हुआ है सर 140 दिनों में सर। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो ये इलेक्शन हुआ, इलेक्शन टेल एंड पे हुआ। टेल एंड वो होता है कि जब आपका जो ये बजट है, ये एक ऐसा बजट है जिसमें हमें थोड़ी स्पेस मिली है, थोड़ी सी एक स्पेस मिली है जिसमें ऑपरेट करने की। जो पिछला साल था यानी 31 मार्च तक का जो भी बजट है, चाहे उसमें कोई अच्छाई थी या चाहे उसमें कोई बुराई थी, ये पिछली जो सबका यहाँ हुकूमत थी मरकज़ की, ये उन्हीं का था। अब जो आने वाला बजट है वो हमारा बजट है। इस लिहाज से हमारा है कि उसमें हमारा इनपुट लिया गया है। जब तक आपका स्टेटहुड बहाल नहीं होता, जो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की कमिटमेंट है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जब तक वो कमिटमेंट पूरी नहीं होती, आपकी किसी भी हुकूमत को वो लिवरेज नहीं है जहां वो मनी बिल्स के बारे में फ़ैसला कर सके। मिसाल के तौर पर अगर हम बजट में कोई भी रिलीफ देना चाहें, वो मनी बिल कहलाती है, और जो भी मनी बिल है उसको अप्रूव करने के लिए कैबिनेट के पास सिर्फ इतना इख्तियार है कि वो रेकमेंड कर सकती है। उसके अप्रूवल होगा कि नहीं होगा, चूँकि वो मनी बिल है, वो LG साहब के पास जाती है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो आने वाला वक्त है, इसमें हम तवक्का रखते हैं कि विदिन 6 मंथ्स इंशाअल्लाह हमारा स्टेटहुड बहाल हो जाएगा। उस वक्त तक जो रिलीफ हम सर स्टेट तक कोई रिलीफ नहीं मिलेगी, स्टेट मिलने बहुत तक सारे मामलात में रिलीफ मिलेगी, बहुत सारे मामलात में रिलीफ मिलेगी, और बहुत सारे मामलात में इंतज़ार करना पड़ेगा। ये 5 साल का मैंडेट है। अगर हम इसमें 5 साल के लिए इंतज़ार करना है आवाम ने। 5 साल के लिए इंतज़ार नहीं करना। ये आपने कैसे ये कह दिया? मैंने कभी कहा आपको 5 साल के लिए इंतज़ार करना है? सर आप कह रहे हैं कि 5 साल तक का नहीं, मैंडेट। नहीं, 5 साल का मैंडेट होने का मतलब ये है कि 5 साल के बाद हमारे बारे में आप एक राय कायम करेंगे। जो टोटलिटी में हमने अपने मैनिफेस्टो के हवाले से अचीव किया होगा वो हमके सामने होगा। देखें, जब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनी मुल्क में पहली मरतबा 1998 में, सब कुछ उन्होंने उसी हुकूमत में हासिल कर लिया था। हुकूमतें बनती हैं, चलती हैं, और आप जो टारगेट्स जब आप मुकर्रर करते हैं तो वो उन कमिटमेंट्स को भी जहन में रखते हैं जो आपके साथ मरकज़ करता है। एक MLA की हैसियत से मैं उमर साहब की ज़ुबान पे भरोसा करके आगे कमिटमेंट करता हूँ। इसी तरह उमर साहब भी कहीं पर भरोसा करते हैं। कहाँ पे करते हैं सर? अपने प्राइम मिनिस्टर से, अपने पार्लियामेंट से, अपने वजीर ख़जाना से। सेंटर क्या होता है? सेंटर को आप सिर्फ BJP की नज़र से ना देखें। सेंटर जो भी है ये आप और मैं मिल के बनाते हैं, चाहे हम उनको वोट दें या ना दें। अच्छा, कुछ बातें हमने सर सुनी सोशल मीडिया पे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का और BJP का अलायंस हो सकता है, ये एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे भी खबरें गर्दिश कर रही थी। रियलिटी क्या, फैक्ट क्या है सर? उमर साहब ने कल जब एक स्टेटमेंट दे दी, उमर साहब ने जब ये स्टेटमेंट दी कि न ये मुमकिन है, न इस बारे में कोई राय कायम की गई है, न ये हमारे वहम व गुमान में है, उसके बाद ये सवाल आपका मुझसे पूछना गैर मुनासिब है। चलिए सर, ये भी तो पूछ सकते हैं कि बिफोर इलेक्शंस उमर साहब कहते थे कि स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए। आफ्टर इलेक्शंस आज वो कहते हैं कि मीटर के बिना, स्मार्ट मीटर के बिना बिजली मिलना मुश्किल नामुमकिन है। तो क्या कहना चाहेंगे सर? इलेक्शंस में पहले एक बात, इलेक्शंस के बाद दूसरी बात, क्या लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने? नहीं, ये चीज़ें जो हैं इनको इसकी टोटलिटी में देखना चाहिए, इनको इसकी टोटलिटी में देखना चाहिए। जिस तरह की बिजली का हक लोग रखते हैं, अगर उस तरह की बिजली आप लोगों को फराहम करना चाहते हैं तो जो आपके इस वक्त लॉसेस हैं, बिजली के लॉसेस जो हैं वो मोर देन 50% हैं। यानी अगर आप किसी जगह 100 यूनिट दे रहे हैं तो आप एक्चुअली में वहाँ 200 यूनिट दे रहे हैं। आप 100 यूनिट जो लोगों को दे रहे हैं उसमें से 50% पहले ही रास्ते में ज़ाया जाता है, वो उसको वो लॉसेस के ज़िम्मे में जाता है। उमर साहब अपनी स्पीच में कहते थे कि BJP वाले स्मार्ट मीटर लगाते हैं, बिजली मिले या ना मिले। हाँ, हमने न सिर्फ ये कि ये बिजली फराहम करने को इस विंटर में यकीनी बनाया, बल्कि उसकी तरसील को और उसकी अपग्रेडेशन को भी यकीनी बनाया। हमारा प्रोग्राम ये है कि हम पहले मरहले में ये जो लॉसेस हैं इन पे काम करेंगे। हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, जितने भी रूरल एरियाज़ हैं या अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर हम कोशिश ये करेंगे कि अगर हम इसको जो TNT लॉसेस हैं अगर इसको हम एक लेवल पे ले आएँ, जिस तरह बाकी रियासतों में है, पंजाब में है, हिमाचल में है या गुजरात में है, जो डेवलप
रियासतें हैं, कई जगह 7% हैं, कई जगह 5% हैं, कई जगह मैक्सिमम 10% है, यहाँ 50 से ज़्यादा परसेंट। जावेद सर, एक बार जब हम ये टारगेट्स अचीव करेंगे तो इसका बराह रास्त लोगों को फ़ायदा होगा। जावेद सर, एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा ताकि आप ये सवाल असेंबली में भी रेज़ करें। कई सारे स्टोर्स पे गरीब लोगों को मुकम्मल राशन नहीं मिलता है। अगर उनके कोटे में अलॉट है 20 किलो राशन तो उन्हें 15 ही मिल रहा है। और कई सारे मुकामात के ऊपर जो है वो जो BPL कैटेगरी वाला है उसको APL राशन कार्ड दिया और APL वाला BPL के अंडर डाला हुआ है सर। तो इस तरीके की बहुत फ़ोन कॉल्स हमें आते हैं। ट्रांसपेरेंसी की अभी भी बहुत ज़रूरत है सर, सरकार के आने के बाद भी। तो क्या चाहते हैं कि किस तरीके से ये ट्रांसपेरेंसी कायम की जाए और इसके हवाले से क्या कोई बात करेंगे आप? हाँ, 100% करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो डिज़र्व करते हैं BPL, बदकिस्मती से उनको BPL नहीं है सर ये। और बहुत सारे ऐसे लोग जो BPL डिज़र्व नहीं करते उनको BPL है। इसको रेशनलाइज करने की ज़रूरत है, इसको इन डेप्थ जानने की ज़रूरत है, मामले की एक संजीदा तहकीकात करने की ज़रूरत है। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने बताया। दूसरी बात मैं ये बताता हूँ कि लोगों को भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए और इदराक भी होना चाहिए कि जो लोग BPL डिज़र्व नहीं करते उनको खुद ब खुद इसके ज़िम्मे से बाहर निकलना चाहिए। अगर आप एक सर्वे करें तो आप हैरान होकर रह जाएंगे कि जो लोग BPL का फ़ायदा उठा रहे हैं बहुत सारी जगहों पे वो BPL डिज़र्व नहीं करते, और जब फिर उनसे BPL लिया जाता है सबसे ज़्यादा शोर भी वही करते हैं। तो लिहाजा ये इस तरह के मामलात हैं। एक बदकिस्मती है कि यहाँ हालात ऐसे रहे हैं कि जिस तरह से एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है ना सोसाइटी का, हर सोसाइटी का एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है जिसमें लोगों को अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होता है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है, अवाम के दरमियान, गवर्नमेंट्स के दरमियान जितने भी दूसरे इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये जवाबदेह भी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं और फिर रिस्पॉन्सिव भी होते हैं। सर एक सवाल और अहम तरीन चीज़ें रह जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें। सर एक अहम तरीन और सवाल है कि बिजली का बिल लोगों पे काफ़ी ज़्यादा है सर। जो लोग कल तक 500 दे रहे थे आज वो 800 पे कर रहे हैं। 800 वाले 1200 1300। हमारी हुकूमत में जब से उमर साहब की हुकूमत आई है इसमें बिजली फीस में कोई इजाफा नहीं हुआ है। पहले के बिल्स में जो पहले ये जितनी भी बिजली में इजाफा हुआ है ये 2019 से पहले का है। 2018 जब 2018 के बाद जब यहाँ गवर्नर राज नाफिज हुआ तो वहाँ से एक फेज मैनर में इन्होंने बिजली फीस में इजाफा किया है। लेकिन अगर आप इस वक्त भी जम्मू और कश्मीर का मुकाबला बाकी रियासतों से करोगे बिजली फ़ीस के हवाले से तो यहाँ की बिजली फ़ीस आपको फिर भी सस्ती ही दिखाई सर कहाँ सस्ती है सर मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ। आप कह रहे हैं बिजली फ़ीस जो है वो सस्ती है। सर जो गरीब कल तक 500 रुपये बिल की बात नहीं, अब वो आज 800 2100 रुपये बिजली का बिल है सर। कहा कि इसमें मिलती नहीं है। नहीं बिजली है कई सारे फार फ्लंग एरियो में नहीं है सर, कुपवाड़ा में नहीं है, नहीं बारामूला के अंदर भी आपके आप वहाँ से भी फोन कॉल्स आई हैं। बिल्कुल गलत, सारी रफ्तारी का टाइम कई सारी जगहों पे नहीं है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट आप वापस ले लें, टोटली गलत और बेसलेस है। बारिश की वजह से और बर्फ़ की वजह से कई इलाकों में बिजली डिसरप्ट हुई और ये डिसरप्शन सिर्फ यहाँ नहीं होती है, यूरोप में भी होती है। और जब बर्फ़ पड़ती है या बारिश पड़ती है उससे इस तरह के मामलात का होना एक फितरी अमल है। इसमें कोई ज़्यादा इसको कोई सियासी मसला बनाने की और कोई उतनी बड़ी खबर नहीं बनती। जब बिजली जाती है तो मेरी भी जाती है, आपकी भी जाती है, सबकी जाती है। इसलिए जाती है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह के मामलात एफर्ट नहीं कर सकता है कुदरत के मुकाबले में खड़ा होने के। यूरोप में 15-15 दिन रोड डिस्कनेक्ट रहते हैं, पानी सप्लाई ख़त्म हो जाती है और वो पता है लोग क्या कहते हैं, दे एंजॉय इट। वो नहीं कहते हैं भैया कश्मीर के लोग इस चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते सर। अगर बिजली चली जाए, पानी चली जाए, यू जस्ट आस्क मी क्वेश्चन और लेट मी आंसर, इट्स नॉट ए डिस्कशन। दूसरी बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ वो ये है कि जो BPL और गरीब लोग हैं जिनके पास एक घर है, एक कमरा है, एक बाथरूम है, किचन भी नहीं है, उनको अगर 1500 रुपया बिजली फीस देनी पड़ती है ये बड़ी ज़्यादती है। इसलिए हम ये देखेंगे अल्लाह के फजल करम से कि उनको रिलीफ मिलेगा। सर PDP ने एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया है कि शराब पे पाबंदी आयद होनी चाहिए। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बिल को लेकर अपनी पॉजिटिविटी शो करेगी सर? ये आप मुझसे इस वक्त क्यों पूछते हैं? जब ये बिल टेबल हो जाती है, जब मैं इस बिल पे टेबल जब हो जाएगी बात करूंगा तो उससे पहले ही मैं आपको बता दूं कि मुझे क्या बात चाहते हैं। शराब पे पाबंदी आयद हो? मैं शराब पे लानत भेजता हूँ। इसका मतलब आपका भी समर्थन रहेगा, लानत बैन होना चाहिए। मैं लानत भेजता हूँ शराब पर।
میں لعنت بھیجتا ہوں سگریٹ پر, میں لعنت بھیجتا ہوں ڈرگس پر. یہ کسی بھی معاشرے کے اندر لوگوں کا خون چوستی ہیں, لوگوں کا خون چوستی ہیں یہ چیزیں. شراب ہو, سگریٹ ہو, ڈرگس ہو, یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے کئی گھر ویران کیے ہیں. حضرت علی نے یہ کہا ہے کہ اگر شراب کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ مکروہ ہو جاتا ہے. میں مسلمان ہوں اللہ کے فضل و کرم سے, آپ کا سمرتھن رہے گا بین کے لیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ بل ٹیبل ہو جائے گی اور میں کھڑا ہو جاؤں گا, جب اس پہ میں بات کروں گا تو آپ سن لینا. ایک آخری سوال سر, ڈیلی ویجرز ہیں, رہبر کھیل ہیں, رہبر جنگلات ہیں, NYC کے ملازمین ہیں, کیا اس سال کے بجٹ میں ان ملازمین کے لیے کوئی رعایت ہو سکتی ہے سر؟ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ آتا ہے. ہماری خواہش اور ہماری تمنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کرے کہ یہ منی بل ایک ایسا منی بل ثابت ہو جس سے ہمارے بے روزگار نوجوانوں کو بھی اور وہ بھی جو ڈیلی ویجرز ہیں ان کو راحت ملے. آپ کو اندازہ نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت جتنی بھی یہ بجلی مجھ تک اور آپ تک پہنچ رہی ہے یہ نیڈ بیس یا ڈیلی ویجرز کی وجہ سے پہنچتی ہے. اور وہ نیڈ بیس اور ڈیلی ویجر جو ہیں ان کی مہینے کی آمدنی ان کو 6 مہینے کے بعد کہیں 5,000 کی, 8,000 کی, 10,000 کے حساب سے پیسہ ملتا ہے. کئی ایسے بیچارے ہیں جنہوں نے عمر بھر نوکری کی ہے, ابھی بھی وہ انتظار میں ہیں کہ وہ شاید ڈیلی ویجر ہیں, وہ ڈیلی ویجر بھی نہیں ہے, وہ ختم بھی ہو گئے یہی کام کرتے کرتے. اسی طرح PHE میں بہت سارے لوگ ہیں جو سردیوں میں برفوں میں پہاڑوں پہ جاتے ہیں, جنگلوں کے جنگل پار کر کے پھر ہم تک پانی پہنچتا ہے. وہ لوگ جو ہیں وہ 8,000 سے 10,000 پہ کام کرتے ہیں. تو کسی معاشرے میں یا کسی حکومت کے لیے اس سے بڑا چیلنج کیا ہوگا, یا مجھ سے آپ پوچھیں کہ جب میں ان لوگوں کو فیس کرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ ان کے گھر کی حالت کیسی ہے تو اپنی جگہ شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک پیراسائٹس کی طرح ہیں کہ جو ان غریبوں کا لہو چوس کے زندہ رہتے ہیں. کوشش تو یہی ہے کہ خدا کرے جموں کشمیر کے وسائل اس طرح کے ہو جائیں, یہاں کی اکانومی اس طرح کی ہو جائے کہ آپ طرح کی جو نوجوان ہیں ان کے چیلنجز جو ہیں وہ کام نہ ہوں بلکہ ان کو راحت ملے. سر جاتے جاتے ایک سوال پوچھ کے نکلیں گے سر ہم. 12 گیس سلنڈر, ڈبل راشن اور 200 یونٹ بجلی کا انتظار کر رہے ہیں سر ہم سب لوگ کہ عمر صاحب. قدرتی بات ہے کہ جب لوگوں کو یہ امید دلائی گئی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے, سچ بتانا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس شخص نے یا جن لوگوں نے یہ امید دلائی ہوگی وہ اس کے بارے میں سیریس نہیں ہوں گے؟ ہوں گے سر. کریکٹ, بہت سیریس ہیں. اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں ایک پیش رفت ہوگی. اور اب وہ اسی بجٹ میں ہوتی ہے یا اسٹیٹ ہوڈ کے بحال ہونے کے بعد ہوتی ہے, صرف اتنا ہے, لیکن اس میں پیش رفت ہوگی اور لوگوں کو راحت ضرور ملے. سر یونین ٹیریٹری میں کام ہو رہے ہیں سر, MLAs کی سنوائی ہوتی ہے UT کے اندر, کیا آپ لوگوں کی بات کو افسر جو ہیں یہ سنتے ہیں, مانتے ہیں, یا اگر اسٹیٹ ہوتی تو شاید زیادہ بہتر ہو سکتا تھا؟ اور UT کے اندر آپ لوگوں کے لیے بھی ہارڈ شپس ہیں, چیلنجز ہیں, آپ کی بات کو بھی نہیں سنتے افسر. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرا چیزوں کو دیکھنے کا اپنا ایک نظریہ ہے. میرا نظریہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں نے اس اسٹیٹ کی قدر کی ہوتی جو اسٹیٹ ہمارے پاس تھی تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی. اور ہم سے مراد ہم سب ہیں, وہ میں اکیلا نہیں ہوں. یہ کیسے ممکن ہے کہ جموں کشمیر کا اسمبلی ممبر جو ہوا کرتا تھا وہ وہی اسمبلی ممبر ہے جو آج ہے؟ یہ صرف اس حد تک آج ہے کہ اسمبلی ممبر ہے, لیکن کہاں وہ اختیارات کہ آپ کا اختیار یہ تھا کہ ملک کی پارلیمنٹ کوئی قانون بنا کر آپ پر نافذ نہیں کر سکتی تھی جب تک آپ کی مرضی شامل نہ ہوتی. آج آپ کوئی قانون نہیں بنا سکتے, منی ایک پیسے کا بھی اگر آپ لوگوں کو ریلیف دینا چاہتے ہیں تو آپ نے پرمیشن لینی ہے LG صاحب سے. اس کے مطلب LG صاحب کام نہیں کرنے دے رہے ہوں گے؟ میں نے کب کہا, میں نے صرف آپ کو یہ کہا کہ ایک وقت یہ تھا کہ ملک کی پارلیمنٹ کوئی قانون بناتی تو وہ نافذ نہیں ہوتا جب تک ہم نہیں چاہتے. آج ہم قانون بنانا چاہتے ہیں پر اختیار نہیں ہے قانون بنانے کا. یہ وقت کی بات. چلیے بہت شکریہ, یہ بتا دیا جاوید صاحب نے کہ کتنی کمزور اس سمے جموں کشمیر جو ہے ایک یونین ٹیریٹری ہے جہاں پہ سنوائی ہونا بہت مشکل ہے, لیکن یہ امید رکھتے ہیں کہ جموں کشمیر کے اندر اگلے کل میں کچھ بڑی بہتری جموں کشمیر کے عام شہریوں کے لیے ہو سکتی ہے. فی الحال ایک چھوٹی سی رپورٹ عامر سہیل کے ساتھ.